हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 92 के बारे में। और उत्तराखंड की ये क्लास हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेस नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक दोस्तों 91 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। आपके आगामी यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने प्रीवियसली 3 रिवीजन फैक्ट्स वाले ऊपर 300 साढ़े 300 के आसपास आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आज हमारा टेस्ट सीरीज पार्ट 92 है, जिसमें हम उत्तराखंड के 50 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये सभी प्रश्न दोस्तों मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, इसलिए हम ऑनलाइनर बेसिस पे इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियोस को जरूर शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट या फिर ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक को जो डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि नर नारायण काव्य किसकी रचना है? तो नर नारायण काव्य सदानंद डबराल जी की रचना है। किसकी? सदानंद डबराल जी की रचना है नर नारायण काव्य। दूसरा हमारा प्रश्न है पूर्व और पश्चिम की सभ्यता नामक सर्वश्रेष्ठ चित्र किस व्यक्ति का है? तो पूर्व और पश्चिम की सभ्यता नामक सर्वश्रेष्ठ चित्र पूर्णचंद्र बडोला जी का है। पूर्णचंद्र बडोला जी का। पूर्णचंद्र बडोला जी का संबंध किससे है? चित्रकारिता से। किस व्यक्ति ने नंदप्रयाग में एक पंचायती जंगल बनाया था? तो नारायण दास वैष्णव जी ने नंदप्रयाग में एक पंचायती जंगल बनाया था। किसने? नारायण दास वैष्णव जी ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कत्यूरी काल में राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी शासनकाल में राज्य के प्रमुख राजमिस्त्री को करिका कहा जाता था। करिका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भागीरथी और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र किस विषय के अंतर्गत आता है? तो भागीरथी और यमुना नदी के मध्य का क्षेत्र दोस्तों हमारा ऐसाल विषय के अंतर्गत आता है। कौन से विषय के अंतर्गत? ऐसल विषय के अंतर्गत या ऐसाल विषय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है पाली गांव का युद्ध कब व किसके मध्य में हुआ था? तो पाली गांव का युद्ध मोहन रौतेला और हर्षदेव जोशी के मध्य में 1786 में होता है पाली गांव का युद्ध। अगला प्रश्न की बात करते हैं। किस शासक ने अपने राज्य में कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी नाम से चाराल या चाराल व्यवस्था की शुरुआत करी थी? तो सोमचंद के द्वारा अपने शासनकाल में चाराल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और इसने 4 किलेदार नियुक्त किए थे। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी सोमचंद के द्वारा ही की गई थी और सोमचंद के द्वारा ही बूढ़ों या सयानों की नियुक्ति भी की गई थी, जो कि राजस्व को एकत्रित करने का कार्य करते थे। चंद्र राजवंश का संस्थापक भी सोमचंद ही था। अगला प्रश्न, गोरखाओं की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो गोरखाओं की जो दिव्य परीक्षा या दिव्य व्यवस्था थी उसका अंत कमिश्नर गोबान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कमिश्नर गोबान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शेरशाह ने गद्दी पर किस बैठने पर किस शासक का विरोध किया था? तो शेरशाह ने गद्दी पर बैठने पर भवानी शाह का विरोध किया था। किसका? भवानी शाह का विरोध किया था। शेरशाह और भवानी शाह ये दोनों भाई-भाई थे, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? और शेरशाह भी कुछ समय तक गद्दी पे बैठा था और इसकी गद्दी पर बैठने पर विरोध किसने किया था? भवानी शाह ने किया था, ठीक है? लेकिन हम शेरशाह के कार्यकाल को टाइम पीरियड नहीं मानते हैं टिहरी राजवंश का। तो टिहरी राजवंश के संस्थापक सुदर्शन शाह थे। उनके बाद में भवानी शाह शासक बनते हैं। भवानी शाह के बाद में दोस्तों प्रताप शाह शासक बनते हैं, फिर कीर्ति शाह शासक बनते हैं, उसके बाद में नरेंद्र शाह शासक बनते हैं और टिहरी राजवंश या परमार राजवंश का अंतिम शासक फिर हमारे बनते हैं कौन? मानवेंद्र शाह। तो शेरशाह के गद्दी पर बैठने पर किस शासक ने विरोध किया था? शेरशाह के होगा यहाँ पे, ठीक है? तो भवानी शाह ने उसका विरोध किया था, क्योंकि भवानी शाह को सुदर्शन शाह के द्वारा पहले ही अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्मल सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो निर्मल सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन महेंद्र प्रताप जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महेंद्र प्रताप जी के द्वारा। किस व्यक्ति को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? तो गोपाल सिंह राणा जी को टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? गोपाल सिंह राणा जी को। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने बेगार प्रथा आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट कहा था? तो स्वामी सत्यदेव ने कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट कहा था। किसको? कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की प्रथम ईंट किसने कहा था? स्वामी सत्यदेव ने कहा था, ठीक है? और यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों कि कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, कलवागढ़ी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलवागढ़ी उत्तराखंड में दोस्तों हमारा रुड़की में स्थित है। रुड़की हरिद्वार जनपद में कलवागढ़ी स्थित है, ठीक है? अंग्रेजों का कब्रिस्तान नाम से भी हमारा रुड़की को ही जाना जाता है। मानसखंड में किस स्थान को कासाई पर्वत के नाम से पुकारा गया है? तो मानसखंड में कासाई पर्वत पर्वत या कश्यप पर्वत के नाम से अल्मोड़ा को बताया गया है। अल्मोड़ा को ही हम दोस्तों खगमरा कोट, आलमनगर, रामशिला क्षेत्र, बाल मिठाई का घर, पीतल नगरी, ताम्र नगरी, रामशिला क्षेत्र,
अन्य नामों से भी जानते हैं और कासाई पर्वत नाम से भी इसे मानस खंड में हमारा पुकारा गया है। किसको? अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? अल्मोड़ा की स्थापना का श्रेय जाता है भीष्मचंद को, भीष्मचंद, जिन्होंने यहाँ पे खगमरा कोट का किला बनाया था। अगला प्रश्न है, जखोल और जगदेवी जगदेश्वरी किस जिले में हैं? तो जखोल और जगदेवी जगदेश्वरी मंदिर जो है हमारे उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। नमक सत्याग्रह में 78 सत्याग्रही में सबसे छोटे सत्याग्रही कौन थे? तो नमक सत्याग्रह में दोस्तों 78 सत्याग्रही थे, जिसमें से 3 सत्याग्रही हमारे उत्तराखंड से भी थे, ठीक है? इसमें से सबसे छोटे सत्याग्रही कौन थे? वो थे विट्ठल लीलाधर ठक्कर जी, जो कि मात्र 16 वर्ष के सत्याग्रही थे, ठीक है? और ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त जोशी जी और अ, गोरखावीर खड़क बहादुर सिंह जी, ये हमारे उत्तराखंड के 3 सत्याग्रही थे, जो कि नमक सत्याग्रह में भाग लेने गए थे, ठीक है? नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला था दोस्तों? तो 12 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक हमारा नमक सत्याग्रह चला था, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुजड़ू आंदोलन के समय टिहरी गढ़वाल राज्य के शासक कौन थे? तो कुजड़ी आंदोलन के समय पे टिहरी गढ़वाल के शासक कौन थे दोस्तों? कीर्ति शाह के समय पे ये कुजड़ी आंदोलन हुआ था या कुजड़ी आंदोलन हुआ था। किसके समय पे? कीर्ति शाह के समय पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मौलाराम थे, कौन थे मौलाराम? दार्शनिक थे, कवि थे, लेखक थे या सभी थे? तो मौलाराम दोस्तों एक दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे और एक प्रमुख चित्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है और गढ़वाली शैली के महान चित्रकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किस मंदिर की द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा की मूर्ति स्थित है? तो केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर जो हमारा रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, उसके द्वार पट्टिका पर शिव की वज्रासन मुद्रा की मूर्ति स्थित है। कहाँ पे? केदारनाथ में, ठीक है। खंडवे और ठ्वाक नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो खंडवे और ठ्वाक नामक आभूषण दोस्तों हाथ में पहने जाते हैं, खंडवे और ठ्वाक नामक आभूषण। और मुंदड़ी भी कहाँ पे पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है मुंदड़ी। और मुरखली कहाँ पहना जाता है? कान में दोस्तों मुरखली पहना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों हमारा कौन सा? पिथौरागढ़ जनपद, जहाँ पे हमारा सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है दोस्तों? वह है अल्मोड़ा जनपद का। और इसी के साथ साथ अभी शायद थोड़ी देर पहले मैंने दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बताया था, नमक का सत्याग्रह, ठीक है? तो नमक सत्याग्रह में आप याद कर लीजिएगा 12 मार्च से 6 अप्रैल, सॉरी मैंने शायद 12 फरवरी से 6 मार्च आपको बता दिया था, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हमारा ये नमक सत्याग्रह हुआ था, जिसमें उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पिथौरागढ़, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है अल्मोड़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? जौनसारी जनजाति वासिक, बोठा और पवासी देवी देवताओं को अपना कुलदेव और संरक्षक मानती है। बिल्कुल सही है। वासिक, बोठा और पवासी जो देवी देवता हैं वह जौनसारी जनजाति के कुलदेव और संरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। थारू, भूमिया, कारोदेव और कलवा देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भूमिया देव, करवा देव और कलवा देवी देवताओं की पूजा थारू जनजाति करती है। अगला प्रश्न है, बोक्सा, बेग, रेग, चिम और ग्वाला देवी देवताओं की पूजा करते हैं और राजी, सेम, मल्लिकार्जुन और छुरमल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो कौन सा कथन असत्य पूछा गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी असत्य होगा। क्यों? क्योंकि बोक्सा लोग बेग, रेग, चिम और ग्वाल देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, जबकि राजी वाला कथन सत्य है हमारा कि राजी, सेम, मल्लिकार्जुन और छुरमल देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोटेश्वर बांध जिसकी ऊंचाई 400, जिसकी कैपेसिटी होगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी जो क्षमता है 400 मेगावाट है, ठीक है, मेगावाट है। यह कितना ऊँचा है? तो ये 97 मीटर ऊँचा है और कोटेश्वर बाँध हमारा भागीरथी नदी पर निर्मित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग सेवा संस्थान किस जिले में स्थित है? तो लघु उद्योग सेवा संस्थान दोस्तों हमारा नैनीताल जनपद में स्थित है, लघु उद्योग सेवा संस्थान। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य में स्वयं शक्ति परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में स्वयं शक्ति परियोजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों कब? जनवरी 2002 में राज्य में स्वयं शक्ति परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब? जनवरी 2002 में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी की कितनी बोलियां निर्धारित की हैं? तो भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुशील कुमार, विजय सिंह शेखावत और विष्णु भागवत का संबंध किस विद्यालय से है? तो सुशील कुमार, विजय शेखावत और विष्णु भागवत का संबंध हमारा सेंट जोसेफ एकेडमी से है। सेंट जोसेफ एकेडमी से इनका संबंध माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति का जन्म 1924 में नहीं हुआ था? डी शर्मा, नारायण दत्त तिवारी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर परिपूर्णानंद पैन्युली, ठीक है। तो किस व्यक्ति का जन्म 1924 में नहीं हुआ था दोस्तों? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 1924 में नहीं हुआ था। तो अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था? तो ये 1927 में हुआ था। 1927 में टिहरी के मरोड़ा में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत है क्या? बृजनंदन प्रसाद हिल्डियाल कृषि वैज्ञानिक थे?
आदित्य नारायण पुरोहित वनस्पति विज्ञानी थे, श्री कृष्ण जोशी औषधि वैज्ञानिक थे, या फिर डीपी डोभाल ग्लेशियर विज्ञानी थे। तो श्री कृष्ण जोशी दोस्तों औषधि विज्ञानी थे, यह गलत है, ठीक है। जबकि बृजनंदन प्रसाद गंडियाल कृषि वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही है। आदित्य नारायण पुरोहित वनस्पति विज्ञानी थे, ये भी बिल्कुल सही है। डीपी डोभाल ये हमारे ग्लेशियर वैज्ञानिक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो श्री कृष्ण जोशी जी हमारे औषधि वैज्ञानिक नहीं थे। तो अब यहीं से प्रश्न आता है दोस्तों कि श्री कृष्ण जोशी किस प्रकार के वैज्ञानिक थे? तो ये दोस्तों आपके साइंटिफिक वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? यानी कि खोजकर्ता वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 को होती है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस खिलाड़ी का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो इसमें से दोस्तों हरीश भाकुनी का संबंध फुटबॉल से नहीं है, जबकि त्रिलोक सिंह बसेड़ा, वीर बहादुर गुरंग और रमेश सिंह रावत जी का संबंध फुटबॉल से ही माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से गलत का मिलान कीजिए। राज्य दिल्ली 2016 में घोषित की गई थी, बिल्कुल सही है। राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन 2016 में लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्य गीत की घोषणा 2016 में की गई है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्योंकि राज्य वाद्य यंत्र 2016 में नहीं 2015 में घोषित किया गया था। और राज्य का वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों? ढोल राज्य वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। किसको? ढोल को। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, किस वर्ष काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर रखा था? तो 21 जुलाई 1922 को काशी सिंह ऐरी, जो कि यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित हैं, इन्होंने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर रखा था। कब? 21 जून 1992 को। राज्य में भूकंपमापी स्टेशन कहाँ स्थित है? तो देहरादून, टिहरी और चमोली, तीनों जगह पे दोस्तों हमारे भूकंपमापी स्टेशन स्थित हैं, देहरादून, टिहरी और चमोली में। विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन करने वाली महिला कौन है? तो दीक्षा बिष्ट जी हमारी विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन करने वाली महिला है। कौन? दीक्षा बिष्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मौकाधुरा, कुरी और मरहिला दर्रे किस जनपद में स्थित है? तो मौकाधुरा दर्रा, कुरी दर्रा और मरहिला दर्रा हमारा चमोली जनपद में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि तिजांग में किन नदियों का संगम होता है? तो तिजांग में पश्चिमी धौलीगंगा और लिस्सर नदियों का संगम होता है। कहाँ पे? तिजांग नामक स्थान पे। अगला प्रश्न, कांठा, सतलिंग और दूध डोडा हिमानियां किस ग्लेशियर से मिलती हैं? ठीक है, तो कांठा, सतलिंग और दूध डोडा जो हमारी यहाँ हिमालय हैं, यह खतलिंग ग्लेशियर से मिलती हैं। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर के पहाड़ के रूप में कांठा, सतलिंग और दूध डोडा या दूध गंगा या डोडा हिमानियों को हमारा जाना जाता है, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से मिलती हैं। किस ताल के समीप शिव, चामुंडा और संतोषी माता के मंदिर स्थित हैं? तो काशीपुर में है दोस्तों गिरी ताल, जिसके समीप शिव, चामुंडा और संतोषी माता के मंदिर भी स्थित हैं। 900 मीटर तक की ऊंचाई तक जलवायु का कौन सा क्षेत्र आता है? तो 900 मीटर तक की ऊंचाई तक दोस्तों हमारा उपोष्ण जलवायु क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वप्रथम गंधक का पता कब चला? तो 1957 में राज्य में प्रथम गंधक का पता चला। कब? 1957 में। अगला प्रश्न है, सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि है? उपराऊ, तलाऊ, इज्जर या फिर भाबर? तो सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि मानी जाती है दोस्तों कौन सी? इज्जर भूमि, या फिर जिसे इजरान भूमि भी कहा जाता है। वहीं सबसे उच्च श्रेणी की भूमि कौन सी मानी जाती है? तलाऊ भूमि सबसे उच्च श्रेणी की भूमि मानी जाती है। भारतीय कृषि में भूमि को 3 आधार पर मुख्यतः बांटा जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की भूमियों को तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि और इजरान भूमि। तलाऊ भूमि सबसे उत्तम किस्म की भूमि होती है। उपराऊ भूमि 2 टाइप की होती है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम। और अगली होती है इजरान भूमि, जिसे इज्जर भूमि कहा जाता है, जो कि सबसे निम्न श्रेणी की कृषि भूमि होती है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चाय विकास परियोजना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो उत्तराखंड में चाय विकास परियोजना का प्रारंभ 1993 से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिमों की 10 की वृद्धि राज्य में कितनी है? तो मुस्लिमों की 10 की वृद्धि दर राज्य में 43 है। कितनी? 43। अगला प्रश्न है, चीमा, हांडी भांडी और आलमा पहाड़ियाँ किस जनपद में स्थित है? तो चीमा, हांडी फांडी और आलमा नामक पहाड़ियाँ हमारा नैनीताल जनपद में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 1885 में हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना होती है, बिल्कुल सही है। 1897 में नगरपालिका का गठन होता है, बिल्कुल सही है। 2012 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों असत्य है, क्योंकि 1970 में इसे प्रथम श्रेणी की नगरपालिका घोषित किया गया था, ये हमारा गलत है। यहाँ पे नगरपालिका का गठन कब हुआ था? 1897 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वंशीवाला टीला, खोखरे का टीला किस जिले में स्थित है? तो वंशीवाला टीला और खोखरे का टीला उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मसूरी की प्रथम इमारत मलिंगार होटल किस वर्ष खोली गई थी? तो 1828 में मसूरी की प्रथम इमारत मलिंगार होटल को खोला गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अलकनंदा नदी में बाढ़ आने से राजकीय कार्यालय नष्ट हो गए थे? तो 1970 में अलकनंदा नदी में भयानक बाढ़ आने के कारण में यहाँ पे राजकीय कार्यालय नष्ट हो गए थे। गुलाब घाटी बुग्याल किस जनपद में स्थित है?
तो गुलाब घाटी बुग्याल दोस्तों हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। वहीं गुलाब घाटी कहाँ पे स्थित है नॉर्मली, तो गुलाब घाटी नैनीताल जनपद के भीमताल के आसपास के क्षेत्र में गुलाब घाटी स्थित है। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है कि वन विभाग ने 29 मई 1921 को वनाग्नि से संबंधित नुकसान के बारे में किन पत्रों को टेलीग्राफ भेजा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन तब भी आप लोग इनको एक बार देख के चले जाइएगा। नॉर्मली अच्छे रिवीजन के क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।